हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे जो कल किया था ना अपन ने, कंकाल, मानव कंकाल तंत्र की संरचना, यानी अपन पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र के बारे में। तो इसमें से आपको पहले बताया था बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें अपन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए अपन इसमें पहले स्टार्टिंग से लेते हैं। जैसे कंकाल तंत्र इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, आपको पता है, क्योंकि कल हो सकता है थोड़ा बोर्ड छोटा पढ़ाऊँ तो समझ में आए, तो इसमें आज इंडिविजुअल रूप से समझा देते हैं। एक और ध्यान रखा करो, जैसे मान लो कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो आप मैसेज भी कर सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो सकता है उसको अपन दोबारा पढ़ा दे, हो सकता है कि आप पढ़ा देंगे अगर आप कहोगे ना दोबारा समझ में नहीं आए तो कंकाल तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो कौन सा था, अक्षीय कंकाल, और दूसरा था अनुबंधी कंकाल। तो जो अक्षीय कंकाल है इसको चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी चार भागों से मिलकर के बनता है अक्षीय कंकाल। पहला इसमें आता है करोटी, खोपड़ी। दूसरा आता है कशेरुक दंड, इसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, यानी मेरुदंड भी कहते हैं, मेरुदंड। तीसरा होता है उरोस्थि, और चौथा होता है पसलियां। तो इनको क्रम से ले लेते हैं अपन। ये चार भाग हैं, इसमें पहला लेते हैं करोटी को। करोटी तो देखिए इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। जैसे करोटी का मतलब है खोपड़ी, बड़ा करके इसको बता देते हैं। इसमें इस प्रकार से सीवनियाँ पाई जाती है, जो होती है ना जैसे आरी होती है उसमें दांते रहते हैं, उस प्रकार से सीवनियाँ पाई जाती है। जैसे ये आरी, अब दो आरियों को एक दूसरे में फंसा दिया जाए जैसे यूँ, तो इसके जो दांते हैं ना एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो इसमें मजबूती आ जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो करोटी की जो अस्थियाँ हैं वो क्या है, सीवनियों द्वारा एक दूसरे के अंदर फंसी रहती है, यानी जॉइंट होते हैं ये इनके अंदर। ये इनकी जो संधि के साथ देखा जाए ना तो कौन सी होती है, अचल संधि है ये, यानी इसकी संधियों में आगे देखेंगे ना अपन संधियाँ तीन प्रकार की, जैसे चल, दूसरी अचल, तीसरी आंशिक चल संधि। तो ये जो इसमें ना एक खोपड़ी की जो सीवनियाँ है उसमें क्या है, अचल संधि पाई जाती है। ये भी संधियों के भी क्वेश्चन आते हैं मेन तो। और इसी प्रकार से जो है इसमें जो सीवनियाँ जैसे भाग है ना ये ऐसे यूँ खोपड़ी के अंदर इस प्रकार से ये
शिवनिया बनी रहती है। इसमें सभी जो अस्थियाँ होती है ना ये फंसी रहती है। खोपड़ी के पीछे की तरफ ये एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र जिसमें रीढ़ की हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी की प्रथम कशेरुका है, ये जानते हो ना रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी किससे मिलके बनी होती है? कशेरुकाओं से। इसमें इस प्रकार से कशेरुकाएं पाई जाती है तो अस्थियां ये, लेकिन अंदर से थोड़े में ये ना प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये अंदर से इसमें छिद्र होते हैं, ये मतलब आर पार होती है, मतलब छिद्र का मतलब यानी इसका छिद्र परस्पर मिले रहते हैं। इसलिए इसमें से क्या गुजरती है? एक तो गुजरती है पृष्ठ रक्तवाहिनी, पृष्ठ रक्त, जिसको अपन यूँ कह सकते हैं धमनी और शिरा, पृष्ठ धमनी और पृष्ठ शिरा जो हृदय से निकलती है ना, वह रीढ़ की हड्डी में से गुजरती है। और सबसे बड़ा तो ये कि जैसे जो मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क यानी खोपड़ी, तो मस्तिष्क का जो भाग है ना मेरु रज्जु वाला हिस्सा, तो मेरु रज्जु वाला हिस्सा भी इन छिद्रों में से गुजरता है। ये नीचे पतला होता जाता है ये। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी बार, देखिए इसमें थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ। टॉपिक अपन यही पढ़ रहे हैं खोपड़े वाला। देखिए ये इसका छिद्र होता है। यहाँ पर दो उभार पाए जाते हैं, ये दो उभार, जिनको इन उभारों को अनुकपाल, याद रखना, ये अनुकपाल अस्थि कंद कहते हैं, अस्थि कंद, अनुकपाल अस्थि कंद। अंग्रेजी में इनको ऑक्सीपिटल कहा जाता है, ऑक्सीपिटल। तो ये जो अंदर आपको याद है इसमें मस्तिष्क होता है, ये अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चे से मस्तिष्क के विभिन्न भाग। लेकिन लास्ट में जो देखते हो ना आप, जैसे यहाँ अनुमस्तिष्क और फिर यहाँ से जो है ना इसके ये मस्तिष्क से इस छिद्र में से निकल करके बाहर आते हैं, ये छिद्र में से, तो ये मेरु रज्जु होता है। क्या होता है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु नीचे आकर के पतला होता जाता है यूं, और डोरी के समान, रस्सी या डोरी के समान फिर रीढ़ की हड्डी में से निकलता है ये। अब रीढ़ की हड्डी में से कैसे निकलता है? वही जैसे इसमें देख लो आप, प्रथम कशेरुका यानी रीढ़ की हड्डी की प्रथम कशेरुका, ये जो छिद्र दिख रहा है ना खोपड़ी का छिद्र, उसके अंदर फिट होता है ये देखो आगे का नुकीला हिस्सा है। इसलिए तो आपने ये तुलना कर सकते, खेत में देखा होगा ना, खेत में कई बार जैसे वो उसको बोलते हैं बजूका खड़ा करते हैं ना, जैसे ये लकड़ी और ये एक और डंडा बांध दिया जाता है और इस पर ये मटकी या बड़ी मटकी या छोटी मटकी बांध देते हैं, जिस पे जैसे आँख है ना, मुंह, कुछ नाक, ऐसी सन्नाएं बना दी जाती है और इसको फिर शर्ट पहना दी जाती है। ये तो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई मनुष्य खड़ा है, इसलिए जानवर पक्षी वो नहीं आते। तो आप देखो इसकी संरचना देखा जाए तो बिल्कुल है। अगर ये डंडा हटा दिया जाए, ये दोनों, ये तो कुछ भी संरचना नहीं। तो ये रीढ़ मतलब एक तरह से क्या है, रीढ़ की हड्डी है ये पूरी, और इसी पर ये खोपड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना अच्छी तरह से समझना इसका। तो ये देखिए पहले इसका बताते हैं। ये जो प्रथम कशेरुका है अंदर से खोखली है ऐसे यूं, और इसके प्रवर्ध निकले रहते हैं ऐसे। फिर दूसरी कशेरुका, इसका जो छिद्र है ना उसके अंदर फिट होती है, यानी कहने का मतलब इन कशेरुकाओं में इतनी जगह होती है ना, रीढ़ की हड्डी की प्रत्येक कशेरुका अंदर से क्या है, खोखली रहती है ऐसे। ये प्रत्येक कशेरुका जिसमें से क्या निकलता है, ये मेरु रज्जु निकलता है, यानी सब ये अंदर से अस्थियाँ यानी कशेरुकाएं अंदर से
खोखली होती है, यानी इनके छिद्र एक दूसरे में मिलते हैं ये, और इसमें से क्या निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है ये। और इस मेरुरज्जु के साथ साथ ही इसमें से अगर इसको छिद्र को बड़ा करके देगा ना, कशेरुकाओं के छिद्र को, तो जैसे छिद्र है, ये छिद्र, ये इसमें से क्या निकल रहा है, देखिए, एक तो ये मेरुरज्जु निकल गया, ये मेरुरज्जु, पेन का तो बाहर पता लगा दिखाई दे जाएगा, बीच में दिख रहा है नहीं, ये मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये मेरुरज्जु जो नीचे की तरफ हो करके पतला होता जाता है। मेरुरज्जु की जो है ना ये शाखाएं होती है, नीचे पतली होती जाती है। इधर से एक फिर दो जो है ना, एक तो पृष्ठधमनी और पृष्ठशिरा वो निकलती है, पृष्ठ या धमनी, और एक तरफ से पृष्ठ शिरा निकलती है ये। अब इन शिरा की जो शाखाएं देखिए, आपने देखा होगा अपने पहले शिर, पहले शिर, फिर गर्दन ग्रीवा, फिर वक्ष, वक्ष, फिर उदर, ये तो ऐसे शरीर ऐसे खंडों में बटा रहता है। तो देखिए, इससे तंत्रिकाएं, ये जो लाल देख रहे हो ना, इससे तंत्रिकाएं भी निकलती है जो हाथ पैरों में समय जाती है, साथ साथ इससे रक्तवाहिनियां निकलती है। तो देखिए, अब ये किस में से निकलती है, ऐसे छिद्रों में से निकलती है, ऐसे ये स्पष्ट दिख रहे होंगे आपको, ऐसे छिद्रों में से निकलती है ये। अब कई बार जैसे गर्दन नीचे होने के कारण, हाथ पैर में झटका लगने के कारण, या कमर वाले हिस्से में झटका लगने के कारण, ये जो कशेरुकाएं होती है ना, इनमें थोड़ा घर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है, घर्षण, या इन पे दबाव आ जाता है। तो फिर अगर इस ओर की ये रक्तवाहिनी दब गई तो इस ओर दर्द होगा, और इस ओर की दब गई तो इस ओर दर्द होगा। तो ये इसमें दर्द के साथ साथ सुन्नपन आता है। अगर दर्द के साथ सुन्नपन आता है ना, मतलब सुन्न हो जाना, तो ये एक प्रकार से जो है ना, क्या होता है, इसमें आत सुन्न होता है, तो फिर ये इसकी रक्त की प्रॉब्लम है, मतलब रक्तवाहिनियां दबी हुई है। लेकिन यदि दर्द के साथ कांटे भी चुभते हैं, दर्द के साथ कांटे भी चुभते हैं, तो फिर ये जो है ना, मेरु जो रज्जु है उससे निकल रही है ना तंत्रिकाएं, उस पर दबाव है, और तंत्रिकाओं में इस प्रकार की दबाव की स्थिति, इसको कहते हैं स्प्लोंडोलाइटिस, स्प्लोंडोलाइटिस। स्प्लोंडोलाइटिस आ रहा है ना, जैसे बिंदी लग जाएगी, स्प्लोंडोलाइटिस बोला जाता है। यानी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें तंत्रिकाओं पे इस पर दबाव आ जाता है। तो एक गर्दन वाला हिस्सा था जिसमें से यह रीढ़ की हड्डी निकलती है। देखिए आगे, अब ये जो अनुकप, इसके बारे में चलते हैं। छिद्र में से आप समझ लिया, प्रथम कशेरुका फिट होती है इसमें, है ना, क्योंकि तो फिर रीढ़ की हड्डी में उस दायरे में फटेंगे अपन, है ना। तो ये जो है ये छिद्र और इसके दोनों तरफ अनुकपाल अस्थिकंद्र, ये क्या करते हैं, इस खोपड़ी को, मतलब जैसे देखा हो सामने, अपन इधर इस टाइप से घुमा सकते हैं, इधर यूं घुमा सकते हैं। तो फिर सिर को यूं गोल गोल नहीं घुमा सकते। क्यों नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, दोनों उबार पाए जाते हैं जो इसको घूमने की क्रिया को रोक देते हैं। ये इस प्रकार से ये अनुकपाल अस्थिकंद्र। तो जो खोपड़ी रहती है, तो इसका बता दिया, इसमें जो अस्थियाँ रहती है ना, ये अस्थियाँ ये परस्पर शियोनियों द्वारा जुड़ी रहती है। ये इस प्रकार से खोपड़ी की संरचना होती है। इसमें देखते हैं अपन आगे। अब तो अपन याद है ना किस में चल रहे हैं, अपन चल रहे हैं अक्षीय कंकाल में। अक्षीय कंकाल, जिसमें अपन पहला अपन ने, यानी हम पढ़ रहे हैं मतलब खोपड़ी,
यानी करोटी। ये इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन ये। तो इसके बाद चलते हैं नंबर 2, क्या था, यानी कशेरुक दंड। कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो इसके बारे में अपन देख रहे हैं। अभी हाल जो बनाया ना अपना ये टॉपिक भी हो रहा है रीढ़ की हड्डी। इसमें इस प्रकार की कशेरुकाएं पाई जाती है। ये जो देख रहे हो ना, इस प्रकार की कशेरुकाएं होती तो अस्थियां ही है, लेकिन इनमें क्या बीच में इस प्रकार की संरचना रहती है, यानी अंदर से खोखले रहते हैं ये, और इनमें प्रवर्ध रहते हैं जिनको कंटक कहते हैं ये। तो प्रत्येक जो कशेरुका देख रहे हो ना, इस प्रकार की संरचना होती है। तो एक साल तो ऐसा प्रश्न आ गया था कशेरुका के ऊपर ही कि कशेरुकाओं का संबंध होता है। तो अलग अलग ऑप्शन आए थे। तो कैसे था इसका, रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। मतलब ये पूछा गया था कि कशेरुकाएं किस में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या, जैसे ये कशेरुकाओं का संबंध होता है। मतलब पिटाई के एग्जाम इतना न्यू नहीं कि टिपिकल बहुत ही न्यू सा पेपर आता हो, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बस वो ये है कि याद होने चाहिए मतलब। और आते ऐसी जगह से आपने वो कंपटीशन वाले इसको इतना डीपली कर देंगे मतलब कोचिंग क्लासेज वाले को याद करना है भारी पड़ जाता है ये, है ना। अपना जो इसमें कि ज़्यादा टिपिकल नहीं आते, सामान्य, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है मतलब, है ना। और मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ आप चेक कर लेना, मतलब पुराने पेपर उठा के देख लेना, ज़्यादातर इसी में से आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही, कोई ज़्यादा डीपली नहीं आते हैं। कशेरुकाओं का संबंध होता है दो, देखो एक में जैसे मस्तिष्क आया, मस्तिष्क में कल एक कोशिश करूंगा, जैसे आपको है ना, जिसके पहले जो पेपर हुआ था ना ये वाला अभी पीटीआई एग्जाम का, उसके क्वेश्चन बताऊंगा ये। ठीक क्वेश्चन अच्छा 1-2 साल के मैंने वो दोनों की तुलना करके भी देखी, दोनों पेपरों की, तो वो एक ही जैसे होते हैं क्वेश्चन, यानी कि जिनमें भारी बदलाव आया। जो सिलेबस है जो अपने बीपीएड में पढ़ा रहे उसी में से आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। मस्तिष्क नंबर 2 जो होता है, तो जैसे मस्तिष्क आ गया ना, तो इसका पेड़ जैसे मेरुरज्जु, कुछ भी नाम आ सकता है ना, सी में अंश मेखला, श्रोणी मेख, और इसमें डी रहेगा सिर्फ मेरुदंड। यार ना मेरुरज्जु मेरुदंड में अलग एक मत समझा ना आप, मेरुदंड ये, क्योंकि मेरुदंड में से जो निकलता है ना वो मेरुरज्जु, नाम तो इसी प्रकार आया, वो दोनों में अंतर है। ये तो अस्थियां है मतलब, और ये एक डोरी जो मस्तिष्क का एक भाग है मेरुरज्जु से निकलती है। तो कशेरुकाओं का संबंध होता है, बताओ इनमें से कैसे, तो किसमें पाई जाती है कशेरुकाएं, मेरुदंड में पाई जाती है ना। इस प्रकार से ये उत्तर है इसका। तो देखिए तो इस प्रकार से ये कशेरुकाएं होती है। अब जो कशेरुकाएं होती है तो ये पूरी रीढ़ की हड्डी में एक दूसरे से परस्पर ये जुड़ी रहती है। काहे जुड़ी रहती है, इससे, ये जो छिद्र होते हैं ना इससे, यानी इनके प्रवर्ध एक दूसरे में अटके रहते हैं ये। देखिए इसमें आ गया क्वेश्चन किस टाइप से है ना। तो देखिए मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं, कितनी ये संख्या याद ना, 33 कशेरुकाएं पाई जाती है, 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। जो वयस्क अवस्था
में 26 रह जाती है, 26 रह जाती है, यानी शिशुअवस्था में। मतलब इसका देखो ना मेरुदंड यानी कि यही, इसमें शिशुअवस्था में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती है। लेकिन जब वयस्क अवस्था आती है उसमें कितनी रह जाती है? ये 26 रह जाती है। यानी जो 5वें नंबर की है वो परस्पर जुड़ जाती है और संख्या इनकी क्या रह जाती है? 26 रह जाती है। ये इसका एक्यूरेट चलेंगे जब चलेंगे, क्योंकि अपन को पहले है ना इसका ये जो इसके पार्ट है वो समझाने हैं, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो, तो इसका याद रखिए। इसके बाद चलते अपन कशेरुक दंड के बाद में नंबर 3 उरोस्थि। है ना, स्टर्नम कहते हैं इसको। अब देखिए कल ही बताया था मैंने, ये दोनों साथ ही चलेगी, पर बता देता हूँ। नंबर 4 में पसलियाँ, ये क्योंकि ये जो देख रहे हो ना आप, इनका संबंध यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और नाम ही देखो ना इसका, अक्षय कंकाल यानी अक्ष पर रहता है, मतलब ये है ना, सीधे के सीधे इसमें अवस्था में रहता है। तो किसमें चल रहा है अपन? इन दोनों पे। ये देखिए ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी। इसमें ये बताया था मैंने, ये कशेरुकाएँ रहती है। एक बार तो वापस रिपीट हो रहा है। इन कशेरुकाओं के बीच में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिनमें से याद है ना आपको क्या निकलती है इसमें से? एक तो पृष्ठधमनी और एक पृष्ठशिरा, मतलब इसको महाशिरा कहते हैं। पृष्ठधमनी और पृष्ठ महाशिरा किनारों से, और बीच में से क्या निकलता है? मेरुरज्जु, डोरी के समान निकलता है। ये पहले भी बता दें यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपन इसको बता देते हैं। यहाँ पर याद है आपको प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये ऐसे प्रवर्ध। ये प्रथम जो है ना, प्रथम कशेरुका है जिस पे खोपड़ी फिट होती है। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया था। अब देखे अपन चल रहे हैं उरोस्थि और पसलियाँ। जब ये इसका कंकाल बनेगा, देखिए जब इसके आगे उरोस्थि आएगी, जैसे सामने ये यहाँ से गले से नीचे लेकर के यहाँ तक जो है ना, सामने खड्डा है, वहाँ तक क्या है? ये उरोस्थि है। तो इसका उरोस्थि क्या चित्र बनाए? जैसे ये उरोस्थि आ गई है, या यूँ करके बताएं, जैसे वो क्या सामने से बैठता है ना, तो जैसे ये रीढ़ की हड्डी और इसके यहाँ पर ये उरोस्थि, ये उरोस्थि एक ही अस्थि होती है, लंबी से लंबी, इस प्रकार की है ये। तो पीछे से जो पसलियाँ रीढ़ की हड्डी से निकल कर आगे किससे जुड़ती है? उरोस्थि से जुड़ती है, ऐसे उरोस्थि से जुड़ती है। तो एक जब इसका चित्र होता है तो परिकल्पना ध्यान में रखना कि पीछे क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, और आगे क्या होती है? उरोस्थि। देखिए इसमें ये उरोस्थि, ये आपको पहले बता देता कि पीछे क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। तो पसलियाँ निकल करके, जैसे ये पसली निकल के आगे किससे जुड़ी? उरोस्थि से। दोनों तरफ ही समझना आप, मैं एक तरफ बना रहा हूँ, लेकिन आपने कल्पना करना दोनों तरफ इस टाइप है ना। तो देखिए एक, ये दो, परिकल्पना वही है। पीछे कहाँ से निकलते हैं? रीढ़ की हड्डी से। ये तीसरी, ये चौथी, आपको दूर से दिखाई दे रही होगी। तो 1 2 3 4 5 6, ये 7,
7। तो जैसे इधर है ना पसलियाँ, वैसे उधर से भी निकल रही, सेम ऐसे कैसे ही है। तो ये अस्थि पंजर का जो है ना, मतलब ये ढांचा बन जाता है बक्से नुमा। ये अब देखो इस तरह से बन गया ना, ये वक्ष्य कंकाल कहलाता है। ये पीछे रीढ़ की हड्डी निकल रही है इसमें, ये रीढ़ की हड्डी के आगे की तरफ है ये। तो बन गया ना सामने का वक्ष्य कंकाल है। अब देखिए इससे पहले आप ध्यान से समझना चीज़ें, मतलब जो भाई अपन ने देखा ना कि उरोस्थि तो अपने फटीली उरोस्थि एक ही है ना, लेकिन जो पसलियाँ हैं तो पसलियों को जो है मतलब जो है अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है पसलियों को। देखिए नंबर 1 में, क्योंकि पसलियाँ अच्छा एक बोल पसलियाँ तो कितनी होती है, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, लेकिन यहाँ तो 7 ही आ रही है। जो सामने चित्र दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ 7 ही जोड़ी दिख रही है, जबकि और होनी चाहिए पसलियाँ तो, लेकिन कहाँ गई। तो देखिए समझना, 12 जोड़ी जो पसलियाँ हैं उसमें से नंबर 1 में 7 जोड़ी वास्तविक पसलियाँ कहलाती है। वास्तविक पसलियाँ, वास्तविक पसलियाँ कहलाती है। पहले लिख देते हैं इसका, इसके बाद देखो नंबर 2 में 3 जोड़ी जो है, 3 जोड़ी ये आबासी या झूठी पसलियाँ, झूठी पसलियाँ कहलाती है। कितनी होगी, 10 जोड़ी होगी। नंबर 3 2 जोड़ी जो पसलियाँ हैं वो कहलाती है तैरने वाली या मुक्त पसलियाँ, मुक्त पसलियाँ कहलाती है। अब देखिए समझे हो गया ना, 12 जोड़ी, 7, 3 और 2। अब अपन को ये देखते हैं कि यहाँ तो 12 जोड़ी है ना, पसलियाँ तो 12 जोड़ी, लेकिन सामने तो 7 जोड़ी दिख रही है। तो ये अपन को समझना है। देखिए वास्तविक पसलियाँ क्यों कहते हैं, ऐसी पसलियाँ जो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल कर, देखो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल रही, ऐसी पसलियाँ जो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल करके और आगे किससे जुड़ती है, उरोस्थि से जुड़ती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वास्तविक पसलियाँ। एक बार फिर देखिए, ऐसी पसलियाँ जो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल के, देखो पीछे आ रही है ना घूम कर, रीढ़ की हड्डी से निकल करके आगे उरोस्थि से जुड़ती है, तो क्या कहलाती है, वास्तविक पसलियाँ। याद रखेगा जहाँ तक है। इनकी संख्या कितनी है, 7 जोड़ी है, देख लो गिन करके देख लो, 7 जोड़ी का मतलब इधर भी शामिल होगी ना ये। अब चलते अपन 3 जोड़ी जो है वो आबासी या झूठी पसलियाँ कहलाती है। कैसे देखिए, ऐसी पसलियाँ, अब ये पसलियाँ को पहले समझ लो क्या है। ये जो पसलियाँ हैं कौन सी वाली, 3 जोड़ी, जिनको आबासी या झूठी पसलियाँ कहते हैं। पीछे रीढ़ की हड्डी से तो निकल रही है ये, जैसे देखिए ये पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल रही है, ये रीढ़ की हड्डी से ये। तो अगर इनकी काउंटिंग करें तो देखो 1, 2 और 3 तो होगी ना 10 है। ये परस्पर जो है होता क्या है कि 7वीं जोड़ी की जो पसली है, 7वीं जोड़ी की पसली उससे जुड़ जाती है। ये सभी किससे जुड़ जाती है, 7वीं जोड़ी की जो पसली है उससे जुड़ जाती है। तो ये 3 जोड़ी होगी ना, 1, 2, 3। तो याद रहेगा आपको
इनको जो है ना जूटी या आवासीय पसलियाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पसलियाँ पीछे रीढ़ की हड्डी से तो निकलती है, इसी के कारण से यहाँ गैप होता है, खड्डा होता है यहाँ पर, जहाँ पर हार्ट रहता है ना, मतलब इस टाइप से बीच में थोड़ा इधर की तरफ, तो बीच में खड्डा इसी का है। ये बीच में देखो ना अपने आप ही गैप आ गया। और ये सामने नोक निकली रही हुई है, ये किसकी नोक है? उरोस्थी की। ये इसी नोक के कारण क्या हृदय पर किसी प्रकार की चोट नहीं आती है। तो देखा आपने, ऐसी पसलियाँ जो पीछे रीढ़ की हड्डी से तो निकलती है लेकिन आगे उरोस्थी से न जुड़ करके सातवीं जोड़ी की पसलियों से जुड़ जाती है। क्या कहलाती है? आवासीय या जूटी पसलियाँ कहलाती है। एक बार फिर देखिए, ऐसी पसलियाँ जो पीछे रीढ़ की हड्डी से निकल करके आगे सातवीं जोड़ी की पसलियों से जुड़ जाती है। क्या कहलाती है? आवासीय या जूटी पसलियाँ कहलाती। जरूरी नहीं आप उस उरोस्थी का उल्लेख करो, ऐसे ही आप अपन को जो थोड़ी वहाँ परिभाषा थोड़ी करनी है, अपन को तो ध्यान रखना है कि भाई है क्या, इसका मतलब है ना, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें वर्णन नहीं करना, इसमें तो ध्यान रखना है कि कारण क्या है ये। तो याद रहेगा आपको जहाँ तक है, 3 जोड़ी पसलियाँ आवासीय जूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीछे रीढ़ की हड्डी से तो निकलती है लेकिन आगे उरोस्थी से न जुड़ करके सातवीं जोड़ी से जुड़ जाती है। और उसके बाद में 2 जोड़ी तैरने वाली पसलियाँ कहते हैं, कारण पीछे रीढ़ की हड्डी से तो निकलती है, ये पीछे रीढ़ की हड्डी से तो निकलती है 2 जोड़ी है लेकिन आगे किसी से भी नहीं जुड़ती है। किसे निकल रही है? रीढ़ की हड्डी से तो निकल रही है, देखो 2 जोड़ी। तो पीछे रीढ़ की हड्डी से तो निकलती है लेकिन आगे ये स्वतंत्र रहती है, यानी किसी से भी नहीं जुड़ी होती, मुक्त रहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? तैरने वाली। यानी पेट के अंदर द्रव भरा होते हैं, तैरती अवस्था में पाई जाती, वैसे कि वैसे स्वतंत्र है, इसलिए इनको तैरने वाली या मुक्त पसलियाँ कहते हैं। इस प्रकार से ये पसलियाँ मतलब जो है ना पसलियाँ, इनको 12 जोड़ी पसलियों के रूप में बताया जाता है। तो इनमें से जो है ना देख लेना आप किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे फिर।